हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज के पूरे पूरे क्वेश्चंस ग्रेविटेशन के। लास्ट वीडियोस में हमने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया और ऑल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशन भी मैंने सेपरेटली ले लिया। सेपरेटली मैंने ऑल फार्मूला क्या क्या ग्रेविटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको भी मैंने लिया है। पहले उसको आप देख लोगे, फिर यहां पर पूरी बातें समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई एक्सरसाइज का 1 बाय 1 क्वेश्चन। जहां भी जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा इसके लिए उसको मैं बताता जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अगर चाहिए सेपरेटली एक जगह पर तो वो जाकर देख लो ऑल फार्मूला फॉर ग्रेविटेशन, वो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये बुक में आपका पेज नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका लास्ट जितना भी होगा सब कुछ मैं करूंगा 1 बाय 1, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, देखो जो थ्योरेटिकल है जल्दी बताऊंगा। स्टडी द एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल एंड री रिटर्न देम पुटिंग द कनेक्टेड आइटम इन ए सिंगल रो। तो ये भाई आप खुद आप ही बुक मेरे साथ में खोल लो इसको प्लीज, उसके बाद आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। देखो भाई 3 कॉलम बने हुए हैं, नंबर 1 मास, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आपको कनेक्ट करना है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको आपको कनेक्ट करना है भाई, किसका क्या कनेक्शन है। तो मैं सीधा सीधा ऐसे ही बता दूं तो क्लियर हो जाएगा। देखो मास तो यहां पे यूनिट लिखा है, दूसरा जो कॉलम है उसमें यूनिट लिखा हुआ है। तो पहले में क्वांटिटी लिखी हुई है, दूसरे में यूनिट लिखा हुआ है, और जो तीसरा कॉलम है उसका यूज लिखा हुआ है भाई, उसका यूज लिखा हुआ है एक तरीके से। तो सबसे पहला क्वांटिटी हमारा मास है, तो मास की जो यूनिट होती है वो केजी होता है, याद रखना। तो मास को केजी से कनेक्ट कर लोगे, यानी रो नंबर 2। रो दूसरे में जाओगे, मास को किसे कनेक्ट करोगे भाई, केजी से। अब ये मास होता क्या है भाई, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सही बात है, मास क्या होता है भाई, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहां पे लिखूंगा, टाइम पास होगा बिना मतलब, आप समझ लो। तो मास जो होता है वो मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब इनर्शिया मतलब क्या भाई, लेजीनेस। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा भारी होगा तो वो जल्दी नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो रुकेगा नहीं जल्दी, तो दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। बात समझ में आया। उसके बाद वेट क्या होता है भाई, वेट एक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन। तो देखो भाई इसका यूनिट न्यूटन लास्ट वाला। और वेट क्या काम करता है, तो वेट 0 होता है सेंटर पर। कहां पे भाई, अर्थ के सेंटर पर वेट 0 होता है। मैंने ये बात बहुत अच्छे से बताया है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी 0 होती है, इसलिए वेट भी 0 होगा, क्योंकि वेट बराबर होता है mg। अब भाई वेट बराबर क्या होता है, mg। तो जब g 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और वेट हमेशा क्या होता है भाई, सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या भी होता है, 0 होता है। यह बात डायरेक्ट आप कनेक्ट कर लो एक दूसरे से। दूसरा क्या है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो स्मॉल g जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है भाई, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पहला जो है रो, उसमें देखो भाई एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, सेम इन द इंटायर यूनिवर्स, बिल्कुल नहीं, डिपेंड्स अपॉन हाइट। सही बात है, हाइट पे डिपेंड करती है भाई। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर डिपेंड करती है, हाइट जैसे बदलेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होती है, बदलती है। हाइट बदलने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कैपिटल जी। कैपिटल जी की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखो लिखा हुआ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और ये सेम होती है ऑल ओवर द यूनिवर्स। सही बात है भाई, ऑल इन द यूनिवर्स ये क्या होगा, सेम होगा। तो ये बात समझ में आएगा, कॉलम समझ में आ गया। तो इसमें टाइम पास करने की कुछ फायदा होता तो है नहीं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, ए करते हैं। ए यहां पे दे रखा है आपका ABCD करके। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए करते हैं भाई, दूसरे में ए। ये क्या है, ऐसे बता दे रहा हूं, फटाफट समझ में आ जाएगा यार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, विल द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बी सेम एज दे वैल्यू ऑन मास, व्हाई। तो भाई सीधा सीधा बोल रहा है, सबसे पहली बात ये बोल रहा है कि मास और वेट में फर्क बताओ। आपको मैंने एक सेपरेट लेक्चर लिया हुआ है, मास एंड वेट और स्मॉल g वर्सेस कैपिटल G। मास और वेट का मतलब क्या भाई, मास कभी भी किसी भी चीज का वो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट है, कभी बदलेगा नहीं, वो फिक्स्ड होता है, वो कभी बदलता नहीं है।
और वेट हमेशा बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह बदलती है। तो जब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगी स्मॉल जी, तो वेट भी बदलेगा। तो मास अगर देखा जाए मास पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा ये, तो वेट भी अलग होगा। क्यों? क्योंकि वेट बराबर मास इंटू जी होता है। लेकिन अगर मार्स पे आप चले जाओ, सन पर भी चले जाओ एग्जांपल के लिए, तो वहां पर आपका मास जो है वही रहेगा, मतलब आप जो हो वही रहोगे, ये मानकर वो यही वही रहेगा। मार्स पर चाहे सन पर चाहे मून पर कहीं चले जाओ, ये मार्कर वही रहेगा, मार्कर ही रहेगा। फर्क ये होगा कि यहां पर ये जल्दी से खिंच जा रहा है और मून पर थोड़ा स्लो करके गिरेगा, मास पर और स्लो करके गिरेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो उसके अंदर जो खिंचाव है वो कम रहेगा, तो स्लो गिरेगा। तो ये वेट बदलता है कहीं जाने पर, ना कि मास बदलता है। ये आपको क्लियर हो गया? ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर बी जस्ट ऑरली बता दे रहा हूं यार, चूंकि वैसा है ही है तो उसमें टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं भाई। तो ये बी देखते हैं, व्हाट आर फ्री फॉल। अब भाई फ्री फॉल के लिए अलग से सेपरेट लेक्चर लिया है मैंने। तो फ्री फॉल क्या है? तो फ्री फॉल मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया जाए बिना किसी इस पर इनिशियल वेलोसिटी, बिना किसी एक्सेलरेशन दिए हुए, जस्ट डायरेक्टली ड्रॉप कर देना, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल। तो फ्री फॉल क्या होता है? व्हेन इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स जीरो एंड एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉपिंग without applying initial velocity, without applying any force. So due to gravity, if that object is falling, then we can say that is what? Free fall. तो अगर एक्सेलरेशन की ही वजह से वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, so we can say that is free fall. बात समझ में आया? तो उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है भाई? What are free fall? What is acceleration due to gravity? तो acceleration due to gravity क्या होता है भाई? The acceleration by which any planet attract any object, that is called what? Acceleration due to gravity. तो वो एक्सेलरेशन जिसकी वजह से कोई भी प्लेनेट पर अलग अलग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई प्लेनेट हो या कोई भी स्टार हो, वो अपने तरफ खींचता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और वो क्या है? नॉर्मल एक्सेलरेशन की तरह होता है, उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और अर्थ पे बात करो तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। अगर हाइट पे जाओगे तो अलग अलग बदलती रहती है। हाइट पर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, डेप्थ पे जाने पर कम होती है। ठीक है, तो ये बातें आपको जानना चाहिए। उसके बाद मून पर अगर जाओगे तो हाइट पर गए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है। कितना कम होती है भाई? 1/6। मतलब यहां पर अगर 9.8 है तो वहां पर 9.8 डिवाइड बाई 6, मतलब कितना है भाई? लगभग 1 से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो कम होगा वहां पर, यह कहने का मतलब है। उसके बाद फिर क्या है? एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वहीं पे लिखा हुआ है। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? तो द वेलोसिटी, द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच एनी ऑब्जेक्ट क्रॉस अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। मतलब क्या भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उस पर इतनी उसको स्पीड दे दी जाए कि अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ दे, यानी दोबारा फिर वापस ना आए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। क्लियर हुआ ये बात? बोलो। उसके बाद क्या है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? तो द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या काम करेगा? हमेशा किधर लगेगा भाई? सेंटर की तरफ लगेगा। ये बात हमने पूरा डिटेल में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहां पर 1 by 1 कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद राइट द थ्री लॉज गिवन बाय केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन्स अराइव एट द यूनिवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब इसको भी मैंने पूरा डिराइव कर दिया है, लेकिन यहां पर भी मैं बता दे रहा हूं आपको, क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, केपलर ने 3 लॉ दिया था भाई। केपलर के लॉज कितने हैं? 3 लॉज है। नंबर 1 लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब कोई भी जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में घूमता है। उसके बाद दूसरा भाई लॉ ऑफ एरिया, मतलब सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है कोई भी प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ जब घूमता है। बहुत डिटेल में इसको बताया हूं मैं, केपलर्स लॉ आप देखोगे पूरा तो वो एक सेपरेटली 15-20 मिनट में बताया हूं। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है भाई? लॉ ऑफ पीरियड, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको भी मैंने बताया। तो ये बोल रहा है कि ये बताओ कि जो है न्यूटन को केपलर्स का थर्ड लॉ या केपलर्स का लॉ कैसे इंस्पायर्ड किया। और न्यूटन का अगर देखा जाए, न्यूटन ने
केपलर के कौन से लॉ को इस्तेमाल किया, क्या चीज उसने केपलर लॉ से क्या पाया न्यूटन ने। तो ये बात बहुत सिंपल है, मैंने भी इसको भी बताया, लेकिन आपको यहां पर एक बार बता दे रहा हूं कि जो फोर्स होता है, आपने देखा होगा किसी भी कोई चीज जब गोल गोल घूमती है तो उस पर फोर्स लगता है सेंटीपिटल फोर्स, और सेंटीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमने बताया mv² डिवाइड बाई r। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या है, वेलोसिटी बराबर, आप जानते हो कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम। भाई बात को समझो, किसी भी सर्कल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको 2πr बोलेंगे। मान लो अर्थ है तो अर्थ का जो सर्कल है, ये पूरा जो दूरी होगा इसको 2πr बोलते हैं। टाइम को t लिख दिया जाए तो v की जगह पर 2πr लिख सकते हो। बोलो अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू m v की जगह पर 2πr डिवाइड बाई t का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, देखो ना, और डिवाइड बाई r पहले से है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, m इंटू 4π स्क्वायर और यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइड बाई t इंटू r हो जाएगा। एक r कट जाएगा, यहाँ पे t स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब ये बचेगा 4π स्क्वायर इंटू मास ऑफ अर्थ की बात हो रही है, मास होगा इंटू r डिवाइड बाई t स्क्वायर, ये हो गया फोर्स। अब बात को समझो, केपलर ने क्या बोला था, ये डायरेक्ट मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है, फिर से एक बार बता दिया। केपलर ने बोला था कि टी स्क्वायर जो होता है वो आर क्यूब के बराबर होता है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो आर क्यूब के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखो, टी स्क्वायर की जगह पर आर क्यूब लिख सकता हूं मैं इसमें, तो टी स्क्वायर की जगह पर आर क्यूब लिखूंगा तो 4π स्क्वायर m r डिवाइड बाई टी स्क्वायर की जगह पर आर क्यूब लिखूंगा तो एक आर कटेगा तो स्क्वायर तो बचेगा ना भाई। तो यहां पर देखा जाए तो फोर्स जो हो जाएगा 4π स्क्वायर m इंटू, अब ये r तो कट गया भाई, m डिवाइड बाई आर स्क्वायर बचा। अब बताओ यहां पर जो फोर्स है ये तो सब कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ नंबर है, 4 भी कोई नंबर है, पाई भी कोई नंबर है, मास ऑफ अर्थ भी क्या है, फिक्स्ड है, तो ये कोई नंबर आएगा। तो देखा जाए फोर्स जो है वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। तो ये किसने बोला था भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जाओगे तो न्यूटन क्या बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास 1 एंड मास 2 एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का होल स्क्वायर। तो यही उसने प्रूफ करने के लिए बोला भाई, तो मैंने प्रूफ करके दे दिया। आपको समझ में आया कहां से आया ये पूरी कहानी। ओके नेक्स्ट, सी हो गया, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई, ये सी हो गया, इसको मिटा दूं। उसके बाद अभी डी करते हैं, 1 बाई 1 इसको पूरा समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, इजी है। बट आपको इसके लिए ये पूरा जो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं उसके लिए वजह है, इसको आपको पहले क्या है, जो भी मैंने 1 बाई 1 पूरा लेक्चर लिया है उसको आप चेक कर लोगे। एक वीडियो में लगे तो आप देख लो पूरा 100% एक साथ में कंबाइन करके या सेपरेटली 1 बाई 1 करके अगर आप देख लोगे, 2-3 घंटा अगर देख लोगे तो आपको फिर क्या होगा, ये चैप्टर एकदम मजाक बन जाएगा, पूरा कुछ इजी रहेगा एकदम, कुछ इसके अंदर समझने के लिए रह नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद डी, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u reaches a height h before coming down so that the time taken to go up is same as time taken to come down। तो बोल रहा है भाई किसी एक पत्थर को ऊपर की तरफ उछाला गया, क्या है भाई, वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। यहां जमीन से, बात को समझो, यहां पे कौन सा क्वेश्चन है भाई, डी। ये थोड़ा अच्छा है, किसी एक पत्थर को यहां से उछाला गया तो कहीं पे जाकर ये पत्थर तो अभी यहां से चला गया है, इनिशियल वेलोसिटी इसका u था, और कह रहा फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा भाई, बिना कुछ बोले फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। मैंने बताया फ्री फॉल के अंदर क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, u बराबर क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है। तो कह रहा है ये पत्थर जाएगा ऊपर तक, उसके बाद फिर क्या होगा, किसी ना किसी वजह से ये नीचे आ जाएगा भाई। क्यों, अरे भाई वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी, जाता रहेगा, जब ये वेलोसिटी 0 हो जाएगी ऊपर वाली, फिर नीचे आ जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर से ये नीचे आना शुरू कर देगा। देखो ये कंडीशन नंबर 1 है, टाइम ऑफ एक्सेंट बोलते हैं। उसके बाद फिर यही पत्थर अब क्या करेगा, नीचे आना शुरू कर देगा। तो उसका उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा भाई, उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। क्यों, क्योंकि किसकी वजह से आएगा, किसी ना किसी ग्रेविटी की वजह से आएगा भाई। तो ऊपर पहले जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -g होता है, और जब ऊपर से नीचे आता है और वो भी फ्रीली आएगा, जाते जाते थक जाएगा, लास्ट में फिर से ग्रेविटी की वजह से आएगा, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 होगी।
ग्रेविटी की वजह से आएगा। फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा और एक्सीलरेशन बराबर g हो जाएगा, इतना ही है और क्या। तो ये बोल रहा है कि इसका जो टाइम अप वाला है, ये टाइम जो लगेगा यहां पर, टाइम एक्सेंट मैंने ऊपर वाला जाने वाला, वो टाइम डिसेंट के बराबर हो जाए, यानी ऊपर वाले जाने का जो टाइम लगेगा वो आने वाले टाइम के बराबर हो जाए। ये पूछ रहा है, ये प्रूफ करो। बहुत सिंपल है यार, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यहां पर फॉर्मूला लगा दे। अब कभी भी यहां पे ए टी नहीं बोलोगे, यहां पे क्या बोलोगे, जी टी। बात को समझो। अच्छा ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या हो जाएगा भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है, फाइनल वेलोसिटी देखो जीरो है, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी मैंने जीरो लिख दिया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही है, यहां पर माइनस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि a बराबर माइनस जी है। तो सीधा सीधा चलो पहले यही फॉर्मूला लिख दो भाई। तो देखो v बराबर, यहां इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं, v बराबर जीरो है, लिख दिया भाई, u बराबर कुछ है, एक्सीलरेशन माइनस जी हो जाएगा और t निकालना है, तो बताओ u बराबर जी टी नहीं हो जाएगा, अरे ये इधर चला जाएगा यार, तो u बराबर जी टी, तो t बराबर u बाई जी हो गया। तो ठीक है भाई, t बराबर u बाई जी निकल गया। तो यही टाइम यहां पे भी प्रूव करना है कि जब ऊपर से नीचे आएगा तब भी t बराबर g निकलेगा, ये भी प्रूफ करना है आपको। तो ये इसको कैसे करें यार, ये तो फटाक से निकल गया, टाइम मिल गया, टाइम ऑफ एक्सेंट मिल गया भाई। अब ये पत्थर कोई ऊपर से नीचे आएगा, तो ऊपर से नीचे जब आएगा तो इसके अंदर क्या लगेगा, तो यहां पे भी हम फॉर्मूला लगा दें, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, अगर मान लो ये फॉर्मूला लगा दें तो, या फिर एक फॉर्मूला h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर लगाते हैं। पत्थर जब ऊपर से नीचे आएगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी, बात को समझो, तो h बराबर मिलेगा हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर क्या मिलेगा भाई, हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर क्या होगा, v तो कुछ रहेगा ही रहेगा, बात को समझो, और यहां पे इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगा, तो v स्क्वायर 2gh मिल जाएगा, बात को समझो। यहां पर क्या मिलेगा भाई, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh है कि नहीं, यहां पे 2gh हो जाएगा। तो यहां पर हम इसको कैसे, कौन सा तरीका अपनाएं भाई, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें कि ये काम हो जाए। देखो h की जगह पर हाफ जी टी स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, यहां पे प्रूफ कर दिया मैंने भाई। फार्मूला लगाना है, फार्मूले के साथ खेलना है, ये पहला फार्मूला लगाया न्यूटन का, ये दूसरा, ये तीसरा, काम हो जाएगा। h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर है, यहां उठाकर रख दो, तो v स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई। अच्छा पत्थर जब ऊपर से नीचे आएगा तो फाइनल बराबर इनिशियल बन गया, बात को समझो, यहां पर जो फाइनल आएगा वो इनिशियल बन गया, ये जो फाइनल वेलोसिटी था अब इनिशियल वेलोसिटी बन गया, और इनिशियल वाला फाइनल बन जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा, बात को समझो। यहां पर तो यहां पे जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगा। मैं आपको कैसे समझाऊं, ऊपर से नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, तो ये वेलोसिटी फाइनल जीरो हो गया, लेकिन जब ऊपर से नीचे आने लगा तो इनिशियल फाइनल इनिशियल बन गया, और इनिशियल क्या बन जाएगा, फाइनल। तो इनिशियल फाइनल, फाइनल इनिशियल, तो यहां पे बदल जाएगा ये चीजें, तो सब कुछ वही रहेगा, वी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2gh, लेकिन v की जगह पर क्या लिख लेंगे भाई, u लिख लेंगे। बहरहाल इसमें कोई टेंशन नहीं, 2gh की जगह पर लिख दो भाई हाफ जी टी स्क्वायर, कोई टेंशन नहीं, वैसे भी निकल जाएगा। तो अभी आप देखो 2 कट जाएगा, तो यहां पे मिल गया, देखो यहां पे 2 कट गया, तो v स्क्वायर मिला g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, देखो ना, तो यहां पे g स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर मिल गया। तो अगर देखा जाए v बराबर जी टी मिल गया, अरे भाई स्क्वायर स्क्वायर है, तो अगर ये स्क्वायर करोगे तो यहां पे स्क्वायर आ जाएगा, हर जगह स्क्वायर है, बात को समझो। ऐसे लिख दूं यार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो v बराबर जी टी आ गया, तो t बराबर v बाई जी, मतलब आ गया ना भाई। तो टाइम ऑफ डिसेंट जो नीचे आया तो वही तो मिला, ऊपर जितना जाने में टाइम लगा उतना नीचे आने में टाइम लगा। अच्छा मैंने यहां पर v लिख दिया है, v क्यों लिखा, हालांकि आप u लिख दो उसको, क्यों, क्योंकि यहां पे उल्टा हो गया, जब ये नीचे जा रहा था तो ऊपर से जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी, उसका जो फाइनल वेलोसिटी था वो इनिशियल वेलोसिटी था, तो ये फाइनल वेलोसिटी थी भाई, और ये इनिशियल वेलोसिटी थी। रियलिटी तो यही है ना, पत्थर तो वही है ना, अब नीचे आ रहा है वही चीज, तो हर जगह क्या है, जहां पे v है, जहां पे u है वहां पे v, जहां पे v है वहां पे u लिख दो, कोई फर्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आंसर 100% आएगा, कोई लेना देना नहीं उसमें, ये u लिख दो भाई। तो टाइम ऑफ एक्सेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो गया ना, यानी कोई भी पत्थर को अगर नीचे से फेंकोगे जितना टाइम लगेगा उतना ऊपर से नीचे आने में भी टाइम लगता है, 100% ये सच है। तो टाइम जो जाने में लगता है, टाइम अप इज इक्वल टू टाइम डाउन, तो उसका मतलब जो टोटल टाइम बोलो,
टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टू टाइम्स टाइम, और टाइम होता क्या भाई 2u/g, तो ये याद रखना कभी भी। टोटल टाइम जो लगेगा इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको जानकारी के लिए बात बता दिया मैंने एक्स्ट्रा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या है, इसलिए फ्लाइट को, जो एरोप्लेन से जाते हैं उसको फ्लाइट बोलते हैं। फ्लाइट मतलब क्या भाई, कि टाइम जाने का और आने का, मतलब उड़ो, ऊपर गए फिर नीचे आए, जहां से गए थे फिर से वहीं समझ लो वापस आए, सो दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज कॉल्ड 2u/g, मतलब ऊपर जाओ फिर नीचे आओ, सो बोथ मिलाओगे अगर जब, तो वो फ्लाइट कहलाएगा। तो फ्लाइट कभी बोलो उसके मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब जाने का टाइम और आने का टाइम। बताओ समझ में आया। तो ये बात आपको मैंने क्लियर कर दिया, बहुत जबरदस्त है समझने की। कहीं बुक में वगैरह देखोगे, कहीं सोल्यूशन में, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। हालांकि डिफिकल्ट तो है नहीं ऐसा, लेकिन लोगों को लोगों को क्या कहीं समझ में तो आता है नहीं क्या रियलिटी है। भाई इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करोगे पूरा फटाफट आ जाएगा, कुछ नहीं करना है। मिटाता हूं मैं। तो ये डी हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं भाई, ई, क्वेश्चन नंबर ई, दूसरे का ई नंबर। तो ई क्या भाई, इफ द वैल्यू ऑफ जी सडनली बिकम्स ट्वाइस, it will becomes 2 times more difficult to pull a heavy object along floor. Why? सही बात है, कितनी छोटी सी बात है। देखो आपने पढ़ा है कि वेट जो होता है वो mg होता है। मैं वेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो जमीन खींचती है भाई उसको वेट बोलो, सीधा सीधा न्यूटन का ग्रेविटेशनल फॉर्मूला बोलो, या सीधा सीधा ये वेट बोलना ज्यादा आसान है। तो अगर बोल रहा है कि अगर g को डबल कर दिया जाए, तो g को डबल कर दोगे बेटा, तो g की जगह पर डबल g हो जाएगा, तो ये 2mg हो जाएगा ना, तो वेट तो डबल हो जाएगा। बात को समझो। आप जानते हो वेट ये होता है जनरली, अब इसी वेट को डबल कर दो तो आपका वेट डबल हो गया ना। तो डबल वेट होने का मतलब क्या है भाई, कि जब वेट डबल हो जाएगा उसके मतलब खिंचाव भी क्या होगा, डबल हो जाएगा। आप जानते होंगे कि जब मून पर आप चले जाओ तो यही वेट क्या होता है, 1/6 हो जाता है, वेट कम हो जाता है। जब वेट कम हो जाएगा तो चीजें कम एक्सीलरेट करेंगी, तो खिंचाव कम रहेगा, तो आप तैरोगे, समझ लो फ्लाई करोगे। लेकिन वेट जब ज्यादा हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो ज्यादा तेजी से एक्सीलरेट करेगा। जैसे अर्थ पर वेट चांद के मुकाबले में, मून के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो आप क्या है, यहां पर कोई भी चीज फेंक तो नीचे चला आता है, मून पर इतना आसानी से नहीं होता है। मून पर तो इंसान थोड़ा सा उछलेगा तो बहुत ऊंचाई पर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर मून कम खींच पाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जब वेट ज्यादा किसी चीज को कर दिया जाए, वेट कैसे ज्यादा होगा, जब ग्रेविटी को ज्यादा कर दिया जाए। जैसे कोई भारी भरकम प्लेनेट पे चला जाए जो अर्थ से बड़ा हो, तो वहां पे वेट, आपका ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी, ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा तो वो चीज क्या है भाई, अर्थ उसको चिपका के और रखेगी, तो और नहीं जल्दी खींचेगा। अरे भाई डबल कर देना मतलब नॉर्मल अर्थ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर। इसका डबल कर देने में लगभग हो गया कितना, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो जब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से किसी चीज को फेंका जाएगा, तो जैसे ही उछलोगे फौरन खींच लेगा फटाक से, ऐसे छोड़े फटाक से नीचे चला आएगा। तो अगर वेट मास ग्रेविटेशनल अगर एक्सीलरेशन ज्यादा हो जाएगा तो वेट ज्यादा हो जाएगा, वेट ज्यादा हो जाएगा तो पुल ज्यादा हो गया, पुल ज्यादा होगा तो खींच के रखेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। तो ये बात क्लियर हो गया कि नहीं, बताना भाई। ठीक है, तो सिंपल है। एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। भाई इसको मैंने सेपरेटली बताया हुआ है, ठीक है, तो भी बता रहा हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड, डायरेक्ट थर्ड। ठीक है, तो ये ABCDE हो गया। उसके बाद अभी थर्ड में आते भाई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्या है कि क्या भाई बताओ कि सेंटर ऑफ अर्थ पर ये जो ग्रेविटी होती है वो 0 क्यों होती है। सिंपल सी बात, देखो मैंने आपको बताया कि जो भी खिंचाव होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी फोर्स लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है। ये सेंटर से सेंटर की तरफ, तो आप जब यहां पर रहते हो तो 9.8 लगता है। जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाओगे वैसे वैसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। हाइट पे जाने पर भी कम होता है और डेप्थ पे भी जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता है। तो जैसे आप यहां पर सेंटर पे पहुंचोगे उस वक्त क्या होगा, चारों तरफ से अर्थ आपको इक्वल डायरेक्शनल में
हर तरफ चारों तरफ इक्वल डायरेक्शन में खींचेगी आपको। क्यों? क्योंकि आप यहां पर हो तो चारों तरफ से जो फोर्स होगा आप पर वो इक्वल हो जाएगा। और जब चारों तरफ से किसी भी चीज को इधर से भी खींचे, कोई इधर से भी खींचे, इधर से भी इधर भी बराबर, तो वो जहां पे वहां पर रहेगा तो क्या करेगा भाई, लटका रह जाएगा वहीं का वहीं। तो यहां पर जी 0 हो जाता है। तो जी सेंटर पर 0 क्यों हो जाता है? क्योंकि नेट इक्विवेलेंट फोर्स जो होता है, नेट इक्विवेलेंट फोर्स जो होता है वो क्या होता है, सेंटर पर 0 होता है। तो सेंटर पर नेट इक्विवेलेंट फोर्स होने की 0 होने की वजह से यहां पे क्या हो जाता है भाई, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाएगी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्यों 0 है? क्योंकि नेट इक्विवेलेंट फोर्स जो होता है वो सेंटर पर 0 हो जाता है। ये बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है भाई, लेट द पीरियड ऑफ अ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा है भाई, फोर्थ नंबर। Let the period of revolution of a planet at a distance r from a star is t. Prove that it was at distance 2r from a star when the period of revolution is √8t. तो अब यहां पे ऐसे क्वेश्चन कभी दे रखे, देखो सबसे पहली बात आपको ये देखना है भाई कि क्या दे रखा है। तो देखो कि भाई यहां पर एक टाइम दे रखा है और एक रेडियस दे रखा है, फिर एक टाइम दे रखा है √8t, ठीक है, और उस वक्त जो रेडियस दे रखा है वो 2r दे रखा है। अब ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि जब कोई भी प्लेनेट का रेडियस r है तो उसका टाइम पीरियड t है। तो ये प्रूव करो, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि अगर मान लो प्लेनेट का रेडियस 2r कर दिया जाए तो भाई टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये प्रूव करने के लिए बोला है। ऐसा कभी भी देखो क्वेश्चन आए, आप पहले समझ जाए करो पहले ये लगाना क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहली बात, जहां t और r आता है वहां पे आता है कौन भाई, केपलर। तो यहां पे कौन सा लगेगा, केपलर्स लॉ। तो केपलर लॉ क्या बोलता है भाई, नॉर्मली केपलर क्या बोलता है कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब टी स्क्वायर जो भी होगा कुछ कांस्टेंट इनटू आर क्यूब होगा, सिंपल। तो सबसे पहले जब टी है तो आर है, ये ऐसा बोल रहा है। तो अब क्या करो, ये मान लो 1 है, ये 1 है। अब अगर ये 2 कर दिया जाए तो ये के R2 हो जाएगा क्यूब, वही सेम चीज। तो कह रहा है T1 बराबर T है और R1 बराबर R है। तो कह रहा है T2 बराबर बताओ अगर R2 बराबर 2R कर दिया जाए। तो यहां पे समझो, चाहो तो आप डायरेक्टली रख दो, R2 की जगह पर 2R रख दो तो अभी डायरेक्ट यह आंसर आ जाएगा। लेकिन अब तरीके से करना चाहो तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो T1 स्क्वायर डिवाइड बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू R1 क्यूब डिवाइड बाई R2 क्यूब। बात को समझो। अब यहां पे भाई चाहो तो पलट दो, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा ना तो के कट जाएगा। चाहो तो ऐसे लिख दो, T2 डिवाइड बाई T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2 क्यूब डिवाइड बाई R1 क्यूब। अब R2 बराबर दे रखा है 2R, यहां पे रख दिया मैंने 2R, और R1 बराबर R है और सबका क्यूब है भाई तो हमने क्यूब रख दिया, और ये T2 डिवाइड बाई T1 का स्क्वायर है, स्क्वायर रख दिया। बात को समझो, करने का एग्जाम में तरीका क्या है। अब यहां पे क्या हो जाएगा भाई, ये T2 डिवाइड बाई T1 का होल स्क्वायर, ये जो मिलेगा ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो ना, ये 8R क्यूब डिवाइड बाई R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब कट जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो T2 डिवाइड बाई T1 बराबर इसका होल स्क्वायर बराबर 8। तो T2 डिवाइड बाई T1 बेटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 बन जाएगा। बात को समझो, कभी भी स्क्वायर रूट होता है। तो T2 बराबर हो जाएगा, देखो ना, T1 √8 और T1 बराबर क्या दे रखा है, T। तो T √8 या √8T, यही तो प्रूव करने के लिए बोला था, √8T प्रूव करो। तो बोलो ना, समझ में आया कि नहीं, सिंपल है। अब आप चाहो तो ये तो मैंने आपको तरीका बताया एग्जाम में कैसे करना होता है, इस तरीके से करोगे। वी नो दैट केपलर्स लॉ इस्तेमाल करोगे ऐसे। लेकिन इसको नाम हमने दे दिया भाई T1 बराबर T, इसको प्रूव करना था, इसको R1 बराबर R दे दिया, इसको R2 बराबर है और ये T2 है, प्रूव करना है। ठीक है, ऐसे प्रूव करना था। लेकिन चाहते तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, कैसे, अरे भाई T स्क्वायर इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट इंटू R क्यूब होता है, T स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है कि R की जगह पर 2R रखो तो कितना आएगा, R की जगह पर 2R रखो तो कितना आ जाएगा भाई, ये देखो ना, R की जगह पर 2R रखोगे तो ये इसका क्यूब है, क्यूब हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8R क्यूब। तो ऐसे ही आएगा लगभग। और R क्यूब की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, T स्क्वायर, तो ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा वो।
बात को समझो। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये तरीका नहीं सही होता है, आपको ये तरीका अपनाना रहेगा हमेशा एग्जाम में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? इसी तरीके से फॉलो करोगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा ये। नेक्स्ट भाई, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स की बात करें वन बाय वन। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर ऑन अ प्लेनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट? बहुत सिंपल बात है, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको कोई दिमाग खास लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कैसे भाई? देखो, फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ए करते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है भाई, ये ग्राउंड है, यहां से हाइट जो है वो 5 मीटर दे रखा है, और उसको जो टाइम लग रहा है वो सिर्फ 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, पहुंचने में। अब कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लेनेट। तो कह रहा है उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी क्या होगा, जी की वैल्यू उस प्लेनेट पे क्या होगा। तो देखो, पता नहीं कौन सा प्लेनेट है भाई जहां पर जस्ट 5 सेकेंड लग रहा है 5 मीटर आने में, तो हो सकता है वो कौन सा प्लेनेट है भाई जहां पर जी कम होगा, क्योंकि 5 मीटर आने में 5 सेकेंड मतलब बहुत ज्यादा हो गया, बहुत स्लो आ रहा होगा। बहरहाल हमें क्या करना, अब फार्मूला लगाएंगे। देखो, कोई भी प्लेनेट है, कोई भी रीच द ग्राउंड फ्रॉम हाइट 5 मीटर, तो कहीं भी मान लो वो प्लेनेट को जैसे फ्री फॉल की तरह है, यानी अगर मान लो ये कोई प्लेनेट है, पता नहीं कौन सा प्लेनेट हो, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे उसको छोड़ा जा रहा है उसको 5 सेकंड लग रहा है पहुंचने में 5 मीटर दूरी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, टाइम दे रखा है, हाइट दे रखा है। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला है इन्हीं में फार्मूले में से कौन सा लगेगा फॉर्मूला भाई? इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस क्या है जीटी, नीचे की तरफ आएगा ना, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जीटी लगाएंगे, माइनस प्लस वाला फॉर्मूला। s यानी h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें से कौन सा लगाएंगे भाई, चूज कर लो। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पर u है, h हो, t हो और g निकालना हो। देखो यहां पर t भी है, u भी है, h भी है, g भी है, t भी है, तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाए भाई जिसके अंदर ये काम हो जाए हमारा। हमेशा देखेंगे 3 वैल्यू मालूम है, चौथी निकालनी है, चौथा कौन सा है भाई, g निकालना है। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसके अंदर 3 वैल्यू है और चौथा अननोन है। u हमारे पास है, ठीक है भाई, मिल गया, h हमारे पास है, मिल गया, टाइम मिल गया, g मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल कर लो। कैसे पता चलेगा इस्तेमाल करना है? यहां पे देखोगे 3 वैल्यू हमेशा दे रखी होगी, चौथा निकालना है, तो 3 वैल्यू यहां पे देखो, हर एक इक्वेशन में 4 वैल्यू है, तो 1 2 3 4, तो कौन सा नोन है कौन सा अननोन है। यहां पे फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो हाइट इसके लिए चाहिए, हाइट मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम है और टी भी मालूम है, जी मिल जाएगा, काम खत्म। कैसे इस्तेमाल करना है इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आया? तो आप क्या काम करोगे, इक्वेशन नंबर 2 h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगा दोगे। अब यहाँ पे h दे रखा है 5 मीटर, u दे रखा है 0, हाफ g मालूम करना है और t दे रखा है कितना भाई 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे इधर कर लें, 5 इज इक्वल टू हाफ g और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये 10 हो जाएगा। 10 इज इक्वल टू 25g, बात को समझो, तो g बराबर क्या हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 25, तो 10 डिवाइड बाई 25 कितना होगा बेटा? चाहो तो इसका तरीका हमेशा यही होता है, 4 से इधर मल्टीप्लाई करो, 4 से इधर डिवाइड करो, कुछ फर्क पड़ेगा? अब ये बन जाएगा भाई 40 ऊपर और नीचे बन जाएगा क्या 100, और कभी भी 1 0 2 0 मतलब 1 2, हमेशा क्या करेंगे जब भी नीचे 0 रहेगा 1 0, जितना 0 उतना इधर लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, तो 1 0 है 2 0 है, तो यहाँ पे 1 2, तो ये हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन मिल गया हमारा, जो भी वो प्लेनेट होगा उस पर ग्रेविटी बहुत कम है, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सिर्फ वहां पे है। कितना मस्त क्वेश्चन है कि किसी भी प्लेनेट पे जाओ और अगर आपको चाहिए कि भाई ये निकालना है कि वहां पर एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया तो कितना टाइम 5 सेकंड में वो नीचे पहुंच रहा है 5 मीटर दूरी, उसके मतलब उसका ग्रेविटी कितना होगा, इसको निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ में आया? तो ऐसे ही करते रहेंगे, ए हो गया, उसी तरीके से बी। समझ में आया?
सिंपल है, अगर इसको समझोगे तो सिंपल, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा। फिफ्थ का बी, ठीक है, फिफ्थ का बी क्या बोल रहा है भाई, अ रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। ठीक है, एक रेडियस है, दो प्लेनेट है मान लो, एक प्लेनेट ए है भाई और एक प्लेनेट बी है। द रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ ऑफ द रेडियस बी। तो एक कोई प्लेनेट ए है जिसका रेडियस बी के प्लेनेट का हाफ है, मतलब इसका आधा है। तो मान लो ये ए है और ये बी है, तो क्या बोल रहा है भाई, सीधा सीधा रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज, रेडियस ऑफ प्लेनेट ए इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट बी। ठीक है, ये ए है ये बी है, मतलब ये जो ए है और बी का आधा है, सबसे पहली बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द मास ऑफ ए इज एम ए, कह रहा मास ऑफ एम ए इज एम ए और मास ऑफ बी इज एम बी। ठीक है, ये बोल रहा है। व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी, कह रहा मास ऑफ बी क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन पढ़ोगे उसके अंदर पूरा आंसर छुपा होता है। मास ऑफ बी क्या होगा, क्या भाई वहां पे दे रखा है, सो दैट द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज, द वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ ए, हाफ ऑफ वैल्यू ऑफ ए। बात समझ में आया? तो मतलब ए की वैल्यू अगर जी ए है तो उसका आधा हो जाएगा जी बी। इतनी बात दे रखा है। अब आपको पूछा है भाई कि भाई मास ऑफ बी क्या होगा, सिंपल सा मास ऑफ बी, वो एग्जैक्टली पूछ रहा है। देखो सिंपल सा, कौन तरीका, पहले कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पहले फॉर्मूले को चेक करो भाई कि यहां पे आपको मास दे रखा है, ग्रेविटी दे रखा है, रेडियस दे रखा है। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे मास, ग्रेविटी और रेडियस आता है? आपने पढ़ा है ग्रेविटी का ही फॉर्मूला खुद, G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। पढ़ा है कि नहीं भाई? मैंने बुलाया था G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इसको प्रूव भी किया है मैंने, डिटेल में गया इसको। तो G इज इक्वल टू जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अगरचे ये फॉर्मूला है, सबसे पहली बात ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखना होगा भाई कि यहां पे A और B दो लोगों की बात कर रहा है, तो यहां पे मैं A एक बार लिख लूंगा, एक बार B लिख दूंगा। ठीक है, तो इधर मैं सॉल्व कर रहा हूं, अच्छा खासा जगह है। तो आपको क्या काम करना है, इधर से A ले लेना है, तो ये हो जाएगा जी एम ए डिवाइड बाई आर ए होल स्क्वायर। ये A नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां पे जी बी लूंगा तो यहां पे हो जाएगा जी एम बी डिवाइड बाई आर बी का होल स्क्वायर। कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहां पे ए बोला तो मैंने ए ले लिया, बी बोला तो बी ले लिया। अब क्या काम करेंगे, हमें बार बार देखो ये डिवाइड चाहिए, इनका आपस में रेशियो देखो, जी ए डिवाइड बाई जी बी इज इक्वल टू 2 दे रखा है, आर बी डिवाइड बाई आर ए इज इक्वल टू, इसको अगर देखा जाए देखो ना, आर बी इधर है, ये आर ए इधर लगाओ, 2 इधर लेके आ सकते हो चाहो तो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो आर बी डिवाइड बाई आर ए ये बराबर 2 दे रखा है। और यहां पर देखो जी ए डिवाइड बाई जी बी, ये भी क्या दे रखा है भाई, 2 दे रखा है। देखो जी ए डिवाइड बाई जी बी इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे आर बी डिवाइड बाई आर ए इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इसको इधर लेके आ गया मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये चीज आपको दे रखा है, तो रेशियो के फॉर्म में कैसे बनाया जाए, जैसे मान लो जी ए डिवाइड बाई जी बी के फॉर्म कैसे बनाया जाए, तो दोनों को डिवाइड कर दो यार। अब सोच रहे हो कि सर ये तो डिवाइड बहुत डिफिकल्ट है, जी ए डिवाइड बाई जी बी, मतलब इसको डिवाइड करना इससे, मैं आपको बता रहा हूँ हमेशा ये तरीका अपनाना, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ दिखने में डरावना लगता है। जी एम ए डिवाइड बाई आर ए का होल स्क्वायर, इसकी बात कर दिया मैंने, इसको लिख दिया, समझे कि नहीं समझे? अभी जीबी की बात करूंगा तो यहाँ जी एम बी डिवाइड बाई आर बी का होल स्क्वायर लिखूंगा। इसको कभी भी ऐसा डिवाइड करना बहुत आसान होता है, सिर्फ दिखने में डरावना लगता है। ये जो नीचे वाला है इसको एकदम ऊपर लेके जाओ बेटा, और ये इधर वाला इधर लेके जाओ, हमेशा ऐसे दिमाग में रखो, कभी भी गलती नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या काम करना है, ये आर बी और जी एम ए पहले से था और आर बी का होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। देखो बात को, जी एम ए पहले से था और आर बी का होल स्क्वायर इधर आ गया। अब यहां पे आर ए स्क्वायर पहले से है और इसके साथ जी एम बी आ जाएगा, जी एम बी। बस बताओ, एम बी मतलब बी का, ये बी सफिक्स है, मतलब क्या बताता है भाई कि बी का मास है, बी का रेडियस है, ये नहीं कि एम इंटू बी है। ठीक है, अब बताओ यहां पे सिंपल सा जी और जी कैंसिल हो जाएगा, और इसको अगर फिर से लिखूं मैं, इधर से साफ सुथरा लिखा जाए तो ये भाई मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ बी लिखा हुआ है, मास ऑफ ए डिवाइड बाई मास ऑफ बी। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, आर बी डिवाइड बाई आर ए। देखो ना, आर बी डिवाइड बाई आर ए
का होल स्क्वायर। देखो ना, ए बी स्क्वायर है, बात समझ में आया। और ये है क्या भाई, जी ए डिवाइड बाई जी बी, जी ए डिवाइड बाई जी बी। बोलो क्लियर है, बताओ बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, काम खत्म। अब आपके पास पहले से रखा है जी ए डिवाइड बाई जी बी बराबर 2, जी ए डिवाइड बाई जी बी इज इक्वल टू 2 रख दिया। यहां पे एम ए डिवाइड बाई एम बी, इसको तो हमें निकालना है भाई। आर बी डिवाइड बाई आर ए कहां दे रखा है, 2 दे रखा है। आर बी डिवाइड बाई आर ए 2 दे रखा है, उसका स्क्वायर लिख दिया, सिंपल। अब एक बात बताओ, एक बात, यहां पे आपको 2 इधर है 2 इधर है, आपको मिल जाएगा भाई 2 इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम बी इंटू 4। ये समझ में आ गया? अब यहां चाहो तो ये 4 नीचे आ जाए, चाहो तो ये 4 नीचे आ जाए भाई, तो ये 2/4 इधर आ सकता है। 2/4 इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम बी। कुछ नहीं, टेंशन नहीं यार, 2 जा 4 2 से कट जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू एम ए डिवाइड बाई एम बी। बता ना भाई, एम ए डिवाइड बाई एम बी 1/2। अब आपको पूछा क्या है, बोल रहे एम बी क्या होगा, हालांकि एम ए का मास एम ए दे रखा है, तो एम बी क्या होगा, तो एम बी क्या हो जाएगा भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जो 2 एम ए इज इक्वल टू एम बी। देखो ना, एम बी इंटू 1 तो ये हो जाएगा एम बी, और ये 2 इंटू एम ए, यही तो प्रूफ करना था, यही तो बताना था। ये आंसर मैच कर लेना, 100% सही है। तो मास ऑफ बी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ए है, ये प्रूफ हो गया। तो अगर किसी प्लेनेट पे जाओ और वहां का मास, वहां का रेडियस प्लेनेट का अगर आधा है दूसरे प्लेनेट का, और वहां का दूसरे प्लेनेट का जो ग्रेविटी वो आधा है, तो याद रखना कि उसका मास जो है बी का वो डबल होगा। मतलब ये जो है इसका मास क्या होना चाहिए भाई, डबल होगा मास ऑफ ए के। आपके सामने प्रूफ कर दिया मैंने, कैसे आया सब कुछ बता दिया। ओके, थी मिटाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई हमारा, क्वेश्चन नंबर सी, 5th का सी। सिंपल है, याद रखना, इसमें कुछ नहीं करना होता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, एकदम गारंटी है। क्योंकि ऐसे भी नहीं है कि ऐसे डायरेक्ट आप देखोगे हो जाएगा, इसको समझना पड़ेगा पूरा पूरा। तो मास, और ये क्या है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर सी आते हैं भाई। अब यहां पे क्या है, द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन। देखो बहुत ज्यादा सिंपल होता है सब चीज, समझना सिर्फ आसान है, इसको समझ लिए तो समझना डिफिकल्ट होता है किसी चीज को। आप एक अर्थ पर हो, कैसे समझो यार, ये अर्थ है और अर्थ पर किसी भी चीज का ये बोल रहा है एक मास है, कोई भी चीज है भाई जिसका 5 किलो वजन है, कह रहा मास 5 किलो है, और जो वेट है वेट वो 49 न्यूटन है। और आपको मैंने बताया है भाई कि वेट बराबर mg होता है, याद रखना। और वेट बदलेगा चूंकि ग्रेविटी बदलती है, और मास कभी भी नहीं बदलता है, ये बात क्लियर कर दिया मैंने, सबसे पहली बात। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्हाट विल बी देयर वैल्यूज ऑन मून, कह रहा है ये तो अर्थ है, कह रहा मून पर जाओगे, मून पर चले जाओगे तो भाई ये मास कितना होगा और ये वेट कितना होगा, बस यही पूछ रहा है, काम खत्म। ठीक है, हालांकि आगे भी दे रखा है, देखो, एज्यूम द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6। ये तो सबको मालूम है कि जो ग्रेविटी होती है मून पर, वो अर्थ की, मून पर जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ का 1/6 होता है। अर्थ का क्या होता है, 1/6 होता है। मतलब अगर मून पर क्या है भाई, अर्थ पर क्या रहेगा, 6 रहेगा, तो मून पर सिर्फ 1 रहेगा, मतलब 6/6 हो जाता है। तो जो भी ये वेट आएगा उसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो वेट मून पर मिल जाएगा। सबसे पहली बात, मास क्या होगा, मैंने बोला मून नहीं, किसी भी प्लेनेट पे दुनिया में चले जाओ, ये जो मास रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। तो मास ऑफ किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा वही रहेगा। तो मास नेवर बी चेंज, सो इट विल बी इक्वल टू 5 kg, ये तो नहीं बदलेगा। बट वी नो दैट वेट इज नथिंग बट m इंटू जी। और मून की बात करोगे, वेट ऑन मून की बात करूंगा तो g जो है अर्थ का 1/6 हो जाएगा, उसने लिखा हुआ है। अब यहां पे सब कुछ m इंटू जी मतलब क्या भाई, हमारा वेट। तो वेट जो अर्थ का है 1/6, उसको 6 से डिवाइड कर दोगे, जो अर्थ पर वेट होता है, अर्थ का वेट WE मतलब वेट ऑफ अर्थ, तो अर्थ पर जो वेट होगा उसको 6 से कभी भी डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा भाई, तो आपको मिल जाएगा मून पर वेट।
तो ये जो 49 है इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो 49 को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये पता चल जाए भाई मून पर वेट क्या है। मून पर वेट कम हो जाएगा क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है, ठीक है, खिंचाव कम रहेगा। तो यहां इसको कट कर दो भाई, कितने जाएगा 6 8 या 48 है नी, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद कितना हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, 48 1 9 हो जाएगा, तो ये 10 बनेगा, 6 1 जा तो 8.1 करके न्यूटन करके आ जाएगा। और क्या, तो वेट ऑन मून जो रहेगा 8.1 न्यूटन करके आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी के बाद अभी डी बताऊं, समझ में आया कि नहीं, पूरा कैसे समझना है कैसे करना है इसका तरीका है। और बार बार मैं बोल रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात गिवन डेटा, उसके बाद क्या फॉर्मूला यूज करोगे, उसके बाद फिर सोल्यूशन फाइंड क्या करना है, उसके बाद फिर सोल्यूशन, ऐसे करना रहता है। फिर जो रिजल्ट है उसको बॉक्स बनाओगे, लिख दोगे रिजल्ट, ठीक है, आंसर। तो ये मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, इसमें कोई फायदा नहीं है बार बार बता के इसमें टाइम पास करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी भाई। नेक्स्ट डी में आते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रीच अ हाइट ऑफ 500 मीटर। बात को समझो, कैसे क्वेश्चन करना है ना, पहले यही देखा करो। एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ 500 मीटर की तरफ ऊपर फेंका जा रहा है। ये अर्थ है 500 मीटर ऊपर, हाइट 500 मीटर, जैसा बोले वैसा अटेम्प्ट कर लोगे तो आसान हो जाएगा। 500 मीटर ऊपर फेंका जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को। इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ होगी भाई, और फाइनल वेलोसिटी लास्ट में कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो लास्ट में 500 मीटर जाकर वहां पर जीरो हो ही जाना है, तो ये बात पक्का है। आगे लिखेंगे, अब क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। लो भाई, इनिशियल वेलोसिटी ही पूछ लिया उसने, तो कह रहा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ये तो मैं पहले बोल रहा था कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, तो सबसे पहला बताना है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, दूसरा आगे बढ़ता हूं, बहुत इजी है यार। हाउ लॉन्ग इट विल टेक हाउ लॉन्ग विल द ऑब्जेक्ट टेक कम बैक टू द अर्थ। ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसको फिर से नीचे वापस आने में, ये सीधा सीधा बोल रहा है। तो बोल रहा है भाई इसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में। ठीक है, तो इसका टाइम बोल रहा है कि कितना होगा ये भी बताओ, और इनिशियल वेलोसिटी बताओ। सबसे पहली बात, आपके पास 3 डेटा मालूम है। अच्छा, यहां पर 3 डेटा मालूम है क्या, नहीं। वर्टिकली अपवर्ड रीचेस 500 मीटर, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है भाई, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, देखो जी तो मालूम है, एक्सीलरेशन जो ऊपर की तरफ जो फेंकते हैं तो मैंने बोला है भाई कि हमेशा लिख दिया करो एक्सीलरेशन बराबर माइनस जी। ऊपर की तरफ फेंकोगे तो माइनस जी, नीचे की तरफ जाएगा तो प्लस जी। तो देखो आपको ये मालूम है v, आपको h मालूम है, आपको a मालूम है, कौन सा इक्वेशन लगाओगे जिसके अंदर h a v u आ जाए। यार कौन सा इक्वेशन है, अब देखो जो है अपना इक्वेशन नंबर कौन सा भाई, 3rd, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला फॉर्मूला होता था। ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो माइनस 2gh हो जाएगा। अरे भाई v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिखो आप डायरेक्ट, ये वाला यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहां पे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gh हो जाएगा। मैंने बोला s को h लिखेंगे और a को माइनस g लिखेंगे, हमेशा याद रखना, क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। अब आपको v बराबर 0 है, लिख दिया, u निकालना है, माइनस 2g बराबर दे रखा है 10 दे रखा है, ठीक है, और h दे रखा है 500। तो बताओ ये क्या हो जाएगा भाई, इधर माइनस साइन है तो प्लस साइन हो जाएगा, या ऐसे रहने दो यार। 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस, ये कितना हो जाएगा 20, और 20 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा 100 को 100 से करो कितना हो जाएगा 1000 भाई, तो ये कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो यार, 1000 हो जाएगा। तो ये यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1000 हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा 1000 का अंडर रूट। अब 1000 मतलब क्या भाई, 100 इंटू 100, बात समझ में आया। तो बाहर कितना निकलेगा 100, तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, नहीं सॉरी 20, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 100 इंटू 100 ये 10,000 हो जाएगा, प्लीज ये 10,000। उसके बाद फिर क्या है भाई 100 इंटू 100, तो u बराबर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। तो इसको देखो मैच करो, पहले 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, हाँ भाई 100 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। उसके बाद टाइम पूछ रहा है, कह रहा है टाइम बताओ, हाउ लॉन्ग इट विल टेक ऑब्जेक्ट
टेक कम बैक टू द अर्थ, तो कितना टाइम लगाएगा उसको फिर से वापस आने में। अब आपको यहां पर यह सोचना यार कौन सा फॉर्मूला लगाए कि जिससे टाइम निकल जाए। अब सिंपल बात है यार, तो ये तो पहला आंसर हो गया, पहला जवाब दे दिया मैंने। दूसरा निकालना हो तो आपके पास टाइम कौन सा है फॉर्मूला जिसके अंदर टाइम आता है, एक तो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर, उसके अंदर भी टाइम आता है, और एक आता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो यार v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी यानी u प्लस ए टी, वही वाला लगाओ जनरल, उसके बाद में चेंज कर लियो u प्लस ए टी। मैं बोल रहा हूं आपको प्रूफ करके मैंने दिखाया कि भाई जो टाइम जाने में लगता है किसी ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम आने में लगता है, तो टाइम ऑफ एक्सेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होगा, जाने वाला टाइम आने वाले टाइम के बराबर होता है, तो जाने वाला ही टाइम निकालने। तो जब ऑब्जेक्ट जा रहा था तो ये u माइनस जी टी होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था, उस वक्त आपको वेलोसिटी था भाई, फाइनल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी आपने 100 निकाल ही लिया, ये 100 है, माइनस जी की वैल्यू 10 है इंटू टी, तो बताओ 100 इज इक्वल टू 10t, तो जरा बताओ कि t बराबर हो जाएगा भाई 100 डिवाइड बाई 10, तो मतलब 10 सेकेंड जाके चला मिल गया ऊपर जाने के लिए। अब एक बताओ टोटल चाहिए उसको, ऊपर गया उसके बाद फिर नीचे आया, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो जाने के लिए 10 सेकेंड और आने के लिए 10 सेकेंड, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल फ्लाइट जिसको बोलते हैं, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा भाई 10 प्लस 10, क्यों डबल हो जाएगा 20 सेकेंड। 20 सेकेंड क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आने में लगाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है बताओ, अगर आप समझ गए इक्वेशन ऑफ मोशन तो मजा आ जाएगा, नहीं तो ये बहुत डिफिकल्ट पड़ेगा, बहुत क्लियर कट बता रहा हूं। बोलो भाई डी हो गया, मिटाऊं, ठीक है, तो डी हो गया, उसके बाद ई करते हैं। सिंपल है, अगर इक्वेशन ऑफ मोशन आपको यूज करना आ गया तो मतलब काम हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं करना आ रहा है तो मतलब डिफिकल्ट है। तो फिफ्थ का हम लोग क्या करते हैं भाई, ई करते हैं अभी, फिफ्थ का ई। ओके, अ बॉल ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। ठीक है भाई, एक बॉल है जो टेबल पे रखा हुआ है और उसको ग्राउंड में पहुंचने के लिए 1 सेकेंड लगता है। ठीक है, अ बॉल फॉल्स ऑफ टेबल, तो चलो ठीक है भाई, कोई टेबल है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे बॉल रखा हुआ है और ये गिर जा रहा है और उसको जमीन पर पहुंचने में 1 सेकेंड लग रहा है, कोई भी हाइट होगा कुछ टाइम होगा, 1 सेकेंड लग रहा है, 1 सेकेंड। नीचे की तरफ आएगा तो a बराबर प्लस जी हो जाता है, ये बात तो पहले हमेशा लिख लिया करो, हमेशा। ठीक है, कह रहा है भाई g बराबर कह रहा है 10 ले लो, ये भी बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। ठीक है, ले लिया हमने। कैलकुलेट इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो कह रहा है इसका स्पीड बताओ ग्राउंड पर पहुंचने वाला। तो भाई देखो भाई, कोई भी बॉल फ्रीली गिरा होगा ना तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा 0 होगा। और ये क्या पूछ रहा है, जब नीचे की तरफ आएगा तो वो स्पीड अप होता है। गैलीलियो ने यही तो ऑब्जर्व किया था, जब कोई भी चीज को फ्री फॉल आता है तो वो लगातार स्पीड उसकी बढ़ती जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगा भाई, ये पूछ रहा है फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि v बराबर क्या होगा, सिंपल है, जहां कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके अंदर g आ रहा हो, t आ रहा हो, u आ रहा हो, v आ रहा हो, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अरे यार v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहले चलो इसी को सॉल्व कर दे रहा हूं मैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v आपको निकालना है, u बराबर 0 है और एक जगह पर g लिखूंगा, t लिख दिया मैंने। ठीक है, v निकालना है, हो तो गया यार, तो बहुत आसान था। तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया, g की वैल्यू 10 रख दिया, t का टाइम कितना है भाई 1 सेकेंड, तो v बराबर कितना मिल गया 10 मीटर पर सेकेंड। चलो फाइनल वेलोसिटी मिल गई, कितना आसान है समझो। आपको इक्वेशन ऑफ मोशन देखना कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, ये देखो भाई कि कितनी चीजें, देखो 3 हमेशा मिला रहेगा, चौथा पूछेगा, तो आपको तलाशना है भाई कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में से कौन सा ऐसा इस्तेमाल करूं जिसके अंदर 3 दे रखा हो, चौथा पूछ रहा हूं, चौथा ना दे रखा हो, तो हम फौरन आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, ये तो आराम से मिल गया। उसके बाद ये तो मिल गया, उसके बाद कह रहा है हाइट ऑफ द टेबल बताओ, कह रही है हाइट भी बताओ। चलो भाई, अभी हाइट भी पूछा है। एक बात बताओ, आपको हाइट मालूम करना है, फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है, टाइम भी मालूम है, जी भी मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसके अंदर ये सब चीजें आ जाए। तो हाइट वाला फॉर्मूला है भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh, अगर ये फॉर्मूला लगा रहे हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, तो ये भी अगर लगाओ और एक तरफ h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाओ, यूटी प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर। नीचे की तरफ आ रहा था तो जी प्लस होगा, ये बात तो पक्का है भाई, नीचे की तरफ आएगा तो जी प्लस होगा। ठीक है, मैंने प्लस लिख दिया। एच निकालना है, ओके। यू कितना है 0, हाफ। जी कितना दे रखा है 10, टाइम कितना दे रखा है 1, टाइम कितना दे रखा है भाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10, मतलब 2 5 या 10, 5 आ गया मीटर। तो 5 मीटर रहा होगा वो टेबल हाइट पर भाई। तो 5 मीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली। अब सवाल ये कि सर ये वाला लगाएं, सर इसको नहीं लगा सकते, चलो लगा के देखता हूं भाई। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, हाइट निकालना है। v हमारा दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर ले लिया भाई। ठीक है, यू स्क्वायर 0 दे रखा है, 2 g का वैल्यू दे रखा है 10, g की वैल्यू कितना रखा है 10, h मिल जाएगा इधर से। तो ये हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 20h। तो जरा बताओ भाई h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 20, 100 डिवाइड बाई 20, और ये कितना हो जाएगा 25 जा 100। 5 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। मैं क्या बोल रहा हूं, इतना मजाक हो जाएगा ना जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाया जाए, उस दिन ये चैप्टर या कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड बातें, कोई भी चीज चल रही है, दौड़ रही है, रुक रही है, उठ रही है, क्या है, सब कुछ मजाक बन जाएगा। क्योंकि ये कैसे भी फॉर्मूला, देखो मैंने क्या किया, 2 फॉर्मूला अप्लाई करके एच की वैल्यू 5 मीटर लगाए। मेरे दिमाग में है भाई मैं ये इस्तेमाल करूंगा, आपके दिमाग में है मैं ये इस्तेमाल करूंगा। 3 डेटा अगर मालूम है, चौथा निकालना है तो आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, आपके पास बस डेटा अवेलेबल होना चाहिए, काम खत्म। ठीक है, ई हो गया कि नहीं भाई, खत्म। उसके बाद एफ स्टार्ट करते हैं। पूरा एकदम डिटेल में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इससे पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट 100% मैंने बताया हुआ है, जाके चेक कर लेना हिस्ट्री के साथ। आपको 2 घंटा 13 मिनट में 100% पूरा चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर आपको डिटेल के साथ ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, ई के बाद एफ। चल भाई एफ की बात करते हैं। उसके बाद एफ है भाई, द मासेस ऑफ द अर्थ एंड मून आर 6 × 10⁻24 एंड 7.4 × 10⁻24। तो कह रहा है भाई मासेस ऑफ अर्थ 6 होता है इंटू 10⁻24 kg, और मासेस ऑफ मून, मास ऑफ मून, यार मासेस कहाँ हो सकता है, मास ऑफ मून 7.4 इंटू 10⁻22 kg है। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद बोल रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 3.84। कह रहा है इनके बीच को जो डिस्टेंस है वो 3.84 इंटू 10⁻² कितना है भाई 5 किलोमीटर है। ओके, इनकी बीच की दूरी 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर है भाई। कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ भाई। हालांकि जी बराबर दे रखा है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है भाई, कौन सा 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब बात को समझो, ये बहुत सिंपल तरीका है। इसके अंदर भाई आपको सब कुछ दे रखा है और ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, सिर्फ कैलकुलेशन का ही कमाल है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई रेडियस का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है भाई कि दोनों लोग के बीच का डिस्टेंस, और अर्थ और मून दे रखा है, तो इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या करना है। अब यहाँ पे यही निकालना है, जी की वैल्यू दे रखा है 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ अर्थ दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ मून दे रखा है 7.4 इंटू 10⁻22। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा सा दिखेगा। अच्छा, 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर दे रखा है, और आपको हमेशा किसमें चेंज करना रहेगा, मीटर में। तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा इसको, जिसको 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 1000 मतलब 10⁻3। तो हमेशा जब कभी भी ये बेस बराबर होते हैं तो पावर जुड़ जाते हैं। जैसे मान लो 2 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 4। तो हमेशा क्या काम करेंगे, ये इस पर पावर है 1, इस पर पावर 1, तो ये जब बराबर रहेंगे तो ये जुड़ जाएगा 1 1 2। तो चाहो तो इसको 2⁻2 लिखो, तो ये 4 ही लिखा हुआ है। बात को समझो, तो कभी भी ये बेस बराबर है तो ये 10⁻5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁻8। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया भाई। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई आपको, सिंपल। तो इसको सॉल्व करो। सबसे पहली बात तो इसको बाहर निकालते हैं भाई, 6.67 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻24 और 7.4 इंटू 10⁻22। और यहाँ पे आते हैं 3.84 इंटू 3.84 और 10⁻8 एक बार, फिर 10⁻8 एक बार, स्क्वायर है ना भाई, तो मैंने दो बार लिख दिया उस चीज को। अब बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ।
बहुत सिंपल है, क्या काम करेंगे, बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएंगे। तो मैं बार बार लिखूंगा, बहुत ज़्यादा क्या है टाइम लेगा। 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, 8 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 16, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, देखो ना 8 8 16, तो यहाँ पे 10⁻16। अब भाई आपको अलग स्टेप लिखना पड़ेगा, हमारे पास तो क्या है मिटाने का जरिया है, 10⁻16 लिखा। यहाँ पे बताओ 22 22 और 24 कितना हो जाएगा, 24 में आप 20 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 44, और 2 कितना हो जाएगा 46। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 6, 2 2 4, 46। तो बताओ इसको मैं मिटा दूं ये, और इसको भी मिटा दूं, वैसे रहने दूं सब, और इसमें क्या लिख दूं भाई 10⁻46। तो कोई गलत है, बिल्कुल नहीं, 10⁻46 लिख दिया। अब एक बार बताओ, ये ऊपर नीचे एक जैसा है, जब नीचे तो कट जाता है, जब ऊपर, क्योंकि वहां पर 10 उसके बाद 46 जीरो है, और यहाँ पे 10 16 जीरो है, तो यहाँ पे ये 16 कटेगा, तो 16 कटेगा भाई, तो कितना बचेगा 30, 10⁻30 ना, बात समझो। तो 16 कटेगा तो यहाँ पे 10⁻30 बचेगा। मैं आप यहीं पे कर रहा हूँ, आपको समझो, मुझे क्या है टाइम बचाना है। यहाँ पे 10⁻30 बचेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 16 था, तो 16 में कितना जोड़ दिया जाए कि 46 हो जाए भाई, तो 16 और 46 जोड़ने के लिए 30 जोड़ दो, तो वहां पे 16 16 कट गया, 30 बचा। अब बताओ, ये जब कभी भी बेस बराबर है, तो मैंने बोला बेस बराबर है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो 30 में से 11 चला जाएगा, कितना बचेगा, अरे भाई 30 में से पहले 10 चला जाएगा तो आपको 20 बचेगा, और 20 में से एक और चला जाएगा तो 19 बचेगा। तो एक बार बताओ, तो ये पूरा कट करके, बहुत आसान है यार, इसमें पावर को बिना कुछ और काम किए हुए ऐसा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है भाई, हाँ, तो अब यहाँ पे ये 6 मैं इधर लिख दे रहा हूँ 6, ये 7.4 इधर लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे बचा 10⁻19, बोलो ना भाई 10⁻19 बचा। सिंपल लगा कि नहीं इतना। उसके बाद अभी क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है बेटा। यहाँ पे क्या है 3.84, 3.84 लगभग क्या है, लगभग 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 समझ लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कट करोगे भाई, तो ये जो भी है यहाँ पे आएगी वैल्यू, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज मैं आपको टाइम पास भी करेंगे, कुछ फायदा नहीं होने वाला। 6 को 7.4 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 6.67 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड बाई करोगे, तो ये सिंपल तरीके से आपको आ जाएगा। मुझे आपको मकसद क्या था बताना भाई, कि ये पावर कैसे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो आपके बुक में ही आंसर दे रखा है, उसको चेक कर लेना। 2 × 10⁻20 लगभग आता है, तो 2 × 10⁻20 करके आंसर आ जाता है भाई, ठीक है। अगर आपको नहीं आएगा तो बोलना, मैं इसको कैलकुलेशन करना एक बार अलग से मैं बता दूंगा कैसे किया जाता है। अभी पूरा करूंगा तो अलग अलग मल्टीप्लाई करके टाइम जाएगा, कुछ फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो F खत्म हो गया भाई, तो आपको कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बता दिया, वैसे ही कर लेना प्लीज। उसके बाद G, जो लास्ट क्वेश्चन है भाई आपकी बुक का, तो F के बाद G करते हैं। द मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 दे रखा है। G कितना दे रखा है भाई, मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10⁻24 kg, और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज, तो कह रहा है अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अपने को क्या करना 1.5 × 10⁻11 मीटर है। इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज, तो ग्रेविटेशन फोर्स दे रखा है कि 3.5 × 10⁻22 न्यूटन है, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द सन, तो कह रहा है मास ऑफ द सन बताओ। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्या काम किया, अभी मास पूछ लिया और ग्रेविटेशन फोर्स दे रखा है। पिछले में क्या किया, मास दे रखा, ग्रेविटेशन फोर्स पूछ लिया, बस इतना ही है। और वही G की वैल्यू ले लो भाई, वो दे रखा है 6.7 × 10⁻11 ले लो, उसने बोला हुआ है। तो ये सब चीज़ें कुछ टेंशन नहीं है काम करने के लिए। आपको फिर से यहाँ पे क्या है भाई, पावर कैलकुलेशन आना चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Fg मतलब ग्रेविटेशन फोर्स Gmm डिवाइड बाई क्या भाई d², मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन यहाँ पे ले लिया, कौन सी बड़ी बात है। और मास ऑफ अर्थ और सन के बीच की दूरी को दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है G की वैल्यू। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सन पूछा है, मास ऑफ सन, तो Fg दे रखा है, ये दे रखा है भाई 3.5 × 10⁻22। तो कैसे किया जाएगा मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये कैपिटल G की वैल्यू दे रखा है 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ अर्थ जो दे रखा है वो कितना है भाई
यहाँ पे दे रखा है 6 इंटू 10⁻²4 मास ऑफ सन निकालना है। और डी स्क्वायर भाई ये दे रखा है, डी दे रखा है कितना 1.5 इंटू 10⁻11, 1.5 इंटू 10⁻11 और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया। अब मैं पहले एक लाइन मैंने बोला, एक बार लाइन लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻22, ये 6.67 इंटू 10⁻11 और इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ सन, ये बताना है। और इसको स्क्वायर है तो 1.5 इंटू 1.5 और स्क्वायर है तो 10⁻11 इंटू 10⁻11, 2 बार लिख दिया। बात को समझो। अब आपको मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं बार बार लिखकर लाइन बढ़ाऊंगा नहीं, यहीं पे सारा चीज बताऊंगा। देखो पहले तो मैं यहाँ पे पावर को कट करने की कोशिश करूंगा। ये एक प्लस है और ये एक जैसा, लोग समझेंगे प्लस माइनस कट जाएगा, नहीं कटेगा कभी भी, याद रखना। ये देखो ये दोनों सेम बेस है तो ऊपर वाला पावर जुड़ जाएगा, तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा 22। तो हम इसको लिख देंगे 10⁻22, ये हो जाएगा भाई 10⁻22। अब देखो यहाँ पे 22, यहाँ पे 24 है, तो ये 22 कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये मिटाऊं, बात को समझो। तो हमेशा जैसे नीचे रहता ऊपर रहेगा तो कट जाएगा, तो नीचे ऊपर बचा 10⁻2 सिर्फ बचा, बस 10⁻2 क्या बचा भाई 2 बचा। अब बताओ ये 2 में से 11 चला जाएगा, मतलब -9 बचेगा। क्यों भाई, ये 10⁻11 है, ये 10⁻+2 है, तो मैंने बोला बेस बराबर तो जुड़ जाएगा, तो -11+2 कितना हो जाएगा -9। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, इसको मिटा दिया मैंने। अब इसको भी मिटा दे रहा हूं, इसको क्या लिख दे रहा हूं -9। बात को समझो, इतना बात तो मैंने आसानी से कर दिया। आप 15 को मल्टीप्लाई जानते होगे भाई, कितना होता है 225। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं 225 आता है, तो 225 ये कितना हो जाएगा 2.25। तो अगर देखा जाए 15 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर तो मालूम ही होगा 225 होता है, 2 डेसिमल था वहां पे 1.5 तो 225 हो गया। अब देखो कितना सिंपल है, आपको समझाता हूं मैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे। तो अब यहां पे मैं लाइन आपको समझा रहा हूं कैसे करना है, एग्जैक्टली आपको क्लियर हुआ ना। 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 2.25, देखो ना 2.25 मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पे बचा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 बचा, और इंटू 6 बचा, इंटू मास ऑफ सन बचा। बात को समझो। अब आपको चाहिए मास ऑफ सन, तो इसको बचाना है तो बाकी सबको नीचे भेज दो भाई। तो मास ऑफ सन बचाना है, तो मास ऑफ सन मुझे बचाना है इधर, तो बाकी तो वैसे लिखेंगे 3.5 इंटू 10⁻22 इंटू 2.25 डिवाइड बाई, इन सबको नीचे भेज देना भाई। किसको 6.67 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 6, इसको नीचे मैंने भेज दिया, इसको इधर बचा लिया मैंने। अब यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ बचा लिया, बाकी सबको नीचे भेज दिया, बाकी सबको नीचे भेज दिया। अब देखो कभी भी कट नहीं करना, उसका वजह क्या है, कभी भी सेम रहेगा तो कटेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है तो कभी नहीं कट सकता है। तो उसका कटने का तरीका क्या है भाई, इसको सिंपल सा, ये -9 है, कभी भी एक बात बता दे रहा हूं बेटा, 10⁻⁻9 लिखा हुआ है, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻+9 हो जाएगा, याद रखना। जब इधर माइनस रहेगा तो ऊपर जाएगा +9, प्लस रहेगा तो ऊपर जाएगा -9, ऊपर है 22 नीचे ले आएंगे तो -22 हो जाएगा, सिर्फ पावर बदल जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है 10⁻⁻9 मैं आपको यहीं पे करना चाहता हूं, तो 10⁻⁻9 लिखा है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई 10⁻+9। बात को समझो, यहाँ पे 6 वैसे ही है, 10⁻+9 बचेगा। पावर सेम है भाई, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31। ठीक भाई, 22 और 1 कितना हो जाएगा 30, और 9 कितना हो जाएगा 31। तो इसको मैंने मिटाकर 31 डायरेक्ट लिखा। बताओ आपको समझ में आया कि नहीं। अब यार आपको कैलकुलेशन है, अब ना बोलना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो प्लीज, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर डिवाइड कर देना, जो भी आएगा इंटू 10⁻31 करके आंसर आ जाएगा। और आपको देखो 10⁻30 आया है, अब 31 आएगा कोई मसला नहीं। उसका वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से मल्टीप्लाई करो नीचे से मल्टीप्लाई करो तो उसमें क्या है, पावर को इधर उधर हेरा फेरी कर देते हैं, तो उस पर कोई टेंशन नहीं, आंसर 100% आ जाएगा। पावर को कैसे एलिमिनेट करना है, सबसे बड़ा पॉइंट यही होता है। ठीक है, तो आंसर जो आपका आता है 1.96 इंटू 10⁻30 करके आता है। क्या है भाई, मास की यूनिट क्या होती है, केजी। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका पूरा जितना एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ पूरा 100% मैंने कंप्लीट कर दिया, कुछ भी एक क्वेश्चन नहीं बचा है,
पूरा 100% क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, एक भी क्वेश्चन नहीं बाकी रखा। और फिर आपको अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर अंदर जो भी आपके बुक के अंदर जितने क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको डाउट रहेगा वहां पे तो पूरा सॉल्व किया हुआ है, तो इसकी मदद से आप अंदर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको डिटेल में फिर से उसका एक लेक्चर ले लूंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।